आज कौन सा बड़ा मैनेजमेंट हमारे साथ आज जीएमएम फॉडलर के मैनेजमेंट है और बात करने के लिए कंपनी के सीएफओ मनीष पोद्दार है हमसे। बात होगी उनसे नॉन ली और सिस्टम बिजनेस के लिए क्या उनकी स्ट्रैटेजी है, ग्रोथ आउटलुक कैसा वो देख रहे हैं। लेकिन पहले आपको इस कंपनी के बारे में थोड़ी और डिटेल्स बता दें, क्योंकि कंपनी केमिकल बनाती है, फार्मा कंपनियों के लिए इक्विपमेंट बनाती है और भारतीय बाजार में एक लीडरशिप रोल है कंपनी के पास। मिक्सिंग सिस्टम्स की मैन्युफैक्चरिंग भी करती है और फिल्ट्रेशन एंड ड्राइंग इक्विपमेंट्स की भी मैन्युफैक्चरिंग करती है। मार्केट लीडरशिप है ग्लास लाइन इक्विपमेंट्स की। ये जो इक्विपमेंट्स बनाती है, इसको लेकर किस तरह के ग्रोथ प्लान कंपनी के हैं और आगे क्या बड़े ड्राइवर्स होंगे, क्योंकि कंपनी ने अच्छी गाइडेंस दी है। हाल ही में आपको एक बार फिर से याद दिला दें, मैनेजमेंट की एक कमेंट्री थी, कॉन कॉल थी और उस कमेंट से बड़े इंपॉर्टेंट कंक्लूड्स निकले और उसके बाद हमने देखा स्टॉक पे रिएक्शन भी आया था। मिस्टर पोद्दार हमारे साथ बने हुए हैं। मिस्टर पोद्दार, बहुत बहुत स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। तो जब ये कमेंट्री आई, बाजार इस पर अच्छा खासा रिएक्शन तो अब तक दे भी चुका है। आपकी गाइडेंस में मार्जिन जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं FY25 तक लगभग 17% हो जाएंगे, यानी अभी फिलहाल आपके 13% के मार्जिन है। एक अपसाइड तो दिख रहा है, लेकिन आप कौन से बड़े फैक्टर्स हैं जिन्हें यहाँ ग्रोथ ड्राइवर देख रहे हैं जिसके बेसिस पे आपको ये मार्जिन एक्सपेंशन दिखेगा? पहला सवाल आपसे जानना चाहेंगे। गुड आफ्टरनून प्रियंका। सो करेंटली हम लोग 13% के मार्जिन पे हैं और 17% 630 करोड़ की एबिटा का गाइडेंस है। उसके तीन बड़े फैक्टर्स आप बोल सकते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस, इंडिया बिजनेस और ओवरऑल इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर आप देखें तो जर्मनी और चाइना के प्लांट्स अभी नए बने हैं। पिछले 2 साल में उन्होंने काफी अच्छा प्रोग्रेस किया है, लेकिन फुल पोटेंशियल उनका आना अभी बाकी है। आप नॉर्मैक, इंटरसील, मवाग और अब हैरी हाइड्रो एयर, ये सिस्टम्स का टेक्नोलॉजिकल लैंडस्केप अपना ग्लोबल स्केल पे देखेंगे तो उसका एक ग्रोथ ट्रेजेक्टरी आना बाकी है। ब्राजील और यूएस के नए फर्नेसेस बने हैं और उनका ग्रोथ प्लान अभी होना, एक्सपैंड होना उनका बाकी है। तो और उसी तरह से जैसे हम क्रॉस सेलिंग की बात करते हैं और हम वैल्यू सोर्सिंग की बात करते हैं, जहाँ पे हम इंडिया से मैन्युफैक्चर करके प्रोडक्ट्स यूरोप में बेच रहे हैं, तो उसका एक ग्रोथ ट्रेजेक्टरी दिखता है। नए मार्केट्स हैं ईस्टर्न यूरोप और साउथ ईस्ट एशिया के अंदर, जहाँ पे कि अगेन एक अट्रैक्टिव मार्केट है जहाँ पे कि हम जाना चाहेंगे। ये सब रही इंटरनेशनल बिजनेस की बातें। इंडिया बिजनेस के ऊपर आए तो आप देखते हैं कि हैदराबाद और वतवा के 2 प्लांट्स आपने अभी नए शुरू किए हैं। पिछले 3 क्वार्टर्स में उनका ओवरहेड्स के चक्कर में पिछले 3 क्वार्टर्स का मार्जिन तकरीबन 17% रहा है। वो जैसे ही स्केल अप करते हैं, आपका ओवरहेड एब्जॉर्प्शन बेटर होता है और प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होती है। सिमिलरली आप देखते हैं कि सर्विसेज बिजनेस इंडिया के अंदर बहुत नीचे है, 10-12% का शेयर है, जबकि इंटरनेशनल बिजनेस में वो 30% का शेयर है। तो वहां पे एक फोकस रहेगा इंडिया बिजनेस का कि वो सर्विसेज का कंट्रीब्यूशन बढ़ाएं, जो कि वैल्यू क्रिएटिव बिजनेस रहता है। सिमिलरली एसिड रिकवरी हो गया, इंटरसील हो गया, ग्रीन ग्लास हो गया, ये सब टेक्नोलॉजी जब इंडिया में आएंगी तो वो एक अच्छा एक्सपेंशन बेस देंगी इंडिया के बिजनेस को। ये रही इंडिया की बिजनेस की बातें। उसके बाद अगर हम ग्लोबली देखें तो मेटल प्राइसेस कूल ऑफ होने शुरू हो गए हैं एंड इवेंचुअली एनर्जी प्राइसेस, जो कि अभी बहुत मार्जिन पे इम्पैक्ट कर रहे हैं करेंटली, वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इवेंचुअली ईज ऑफ होंगे। तो ये दोनों कॉस्ट प्रेशर्स आपके जब ईज आउट हो जाएंगे, 13% से 17% की जर्नी आसान हो जानी चाहिए। ऑलराइट, तो ये जर्नी इतनी एक्सप्लिसिटली और इतनी सिंप्लीफाइड वे में समझाने के लिए अप्रिशिएट योर व्यू मिस्टर पोद्दार। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं, क्योंकि आप जिस तरह से बात कर रहे हैं कि मार्जिन इंप्रूवमेंट जो है वो H2 में आएगा। आपने कई सारे फैक्टर्स यहाँ पर हालांकि गिनवाए हमें, लेकिन ये जो फैक्टर्स क्या आपके फेवर में, क्योंकि बिजनेसेस को अब जिस तरह से हम देख रहे हैं, फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर, सेकंड हाफ ऑफ द ईयर, फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर में कई सारे क्राइसिस अलग थे, मैक्रो हेडविंड्स अलग थे, कमोडिटी प्राइसेस अलग थे। अब सिनेरियो H2 में बहुत हद तक नॉर्मलाइज और कूल ऑफ हुआ है। तो क्या ये मार्जिन इंप्रूवमेंट एक बड़ा वजह ये भी है, आपकी जो गाइडेंस है मार्जिन इंप्रूवमेंट की H2 FY23 के लिए, क्या उसके पीछे ये सारे फैक्टर्स आपके फेवर में मूव ऑन करने के कितनी पॉसिबिलिटी होगी? H2 में ये जर्नी शुरू हो जाएगा। ऑब्वियसली इन सबको इवेंचुअली P&L में अक्रू होने में टाइम लगेगा, तो इसलिए हम समझते हैं कि हम FY25 तक ये पूरी जर्नी कंप्लीट कर पाएंगे। हाँ, इसका डायरेक्शनल आई थिंक H2 बेटर रहेगा H1 से। दैट इज समथिंग विच वी आर फेयरली कॉन्फिडेंट अपॉन। तो ये जर्नी स्टार्ट हो गया है, बट ऑफ कोर्स
अभी अभी पूरा डेस्टिनेशन थोड़ा दूर है, सो FY25 तक होपफुली वी शुड बी एबल टू कंप्लीट दैट। ऑलराइट, FY25 तक आपको एक कंप्लीशन लगती है, ठीक है। आपके यहाँ दो सेगमेंट्स है, एक GLE बिजनेस है और एक नॉन GLE बिजनेस है और सिस्टम बिजनेस है। आपके पास लीडरशिप पोजीशन इनफैक्ट GLE बिजनेस में है भी, इसे आप किस तरह से ग्रो करने का प्लान कर रहे हैं? सो ग्लास लाइनिंग में ग्लोबल मार्केट शेयर हमारा 40% है और इंडिया के अंदर हमारा 50+% है। सो एक एक नेचुरल एडवांटेज रहता है क्योंकि एक फॉडलर एक एस्टैब्लिश ब्रांड नेम है, केमिकल का साइकिल काफी अच्छा चल रहा है, फार्मा होपफुली इन अनदर ईयर और सो शुड स्केल अप, तो वहां पे एक पॉजिटिव लाइफ साइकिल आएगा। हमारे आपने देखा भी हमने हैदराबाद में और करमसाद में एक नए फर्नेसेस लगाए हैं, ब्राजील में और यूएस में नए फर्नेसेस लगाए हैं, तो कैपेसिटी बिल्डअप के ऊपर पिछले साल 1.5 साल में काफी फोकस रहा है, ताकि कि न्यू डिमांड जो हम चाहते हैं और जो नई वैल्यूज नए एरियाज हम ज्योग्राफीज कैप्चर करना चाहते हैं, तो वहां पे हम कर सके। सिमिलरली सर्विसेज बिजनेस की जैसे हमने बात की, इंडिया और चाइना ये दो मार्केट्स हैं जहां पे सर्विसेज बिजनेस करेंटली लो प्रोफाइल है, उसके ऊपर हम फोकस करना चाहते हैं। सो आई थिंक ये दोनों कैपेसिटी एक्सपेंशन, इकोनॉमिक सिनारियो जहां पे कि केमिकल फार्मा के ऊपर फोकस रहता ही है और सर्विसेज बिजनेस, ये तीन चीजें मिला के आपको ग्लास लाइनिंग के ऊपर ग्रोथ ट्रैजेक्टरी मिलती है। राइट, एब्सोल्युटली, ठीक है। एक चीज़ और मनीष, क्योंकि हमने देखा कि ये जो स्लो डाउन है, दो बड़े मैक्रो इवेंट है, यूएस में तो रिसेशन की बात की जा रही है, यूरोप से भी जो तरह से माइल्ड रिसेशन है, माइल्ड स्लो डाउन की बात की जा रही है, हायरिंग ट्रेंड्स हम वीक देख रहे हैं और यूरोप से तो अब लगातार खबरें आ भी रही हैं। आपके लिए कितना बड़ा एनर्जी क्राइसिस अगर वहाँ है, रिसेशन का रिस्क लूम ओवर करता है अगर यूरोप में, तो आपके लिए GMM फॉडलर के लिए डिमांड एनवायरनमेंट किस तरह का दिखता है? क्या आपको अभी फिलहाल के रीसेंट सिनेरियो में कोई डिलेज दिख रहे हैं, कोई कटबैक्स दिख रहे हैं? इस पर अगर आप हमें और डिटेल्स दे पाएं तो। सी दो चीजें हैं, एक तो ये जो एनर्जी प्राइसेस है डेफिनेटली अब जर्मनी और यूके अपार्ट फ्रॉम इंडिया, ये तीन कंट्रीज हैं जहां पे हमें सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट आ रहा है। Q1 में भी आया, Q2 में भी हम देखेंगे और Q4 में भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट था। सो डेफिनेटली वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट कर रहा है हमारी प्रॉफिटेबिलिटी पर आई थिंक ओवर इवेंचुअली ओवर पीरियड ऑफ टाइम वो कूल ऑफ हो जाना चाहिए, ऐसा हम उम्मीद रखते हैं। अब रिसेशन की जो बात है, यूएस के अंदर बोले या यूरोप के अंदर बोले, इसके साथ एक और डायनामिक जुड़ रहा है जहां पे लोग हर कंट्री अपने यहाँ एक कैपेसिटी बिल्डअप करने की इच्छा रखती है विद रिगार्ड टू फार्मा और विद रिगार्ड टू केमिकल्स एंड ऑल दैट। ये चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी और ब्रिंगिंग रिडंडेंसी बैक होम एक बहुत बड़ा प्लान आई थिंक सभी गवर्नमेंट्स पुश कर रही हैं। उसका एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट है विच आई थिंक इज बिगर देन द रिसेशन challenges that we're facing. So specifically for chemical and pharma industry, ये क्योंकि चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी बनता है, नई कैपेसिटी एक्सपेंशन हो रहे हैं, तो वहां पे उसका एक नेचुरल फॉल आउट एज अ प्रॉक्सी टू दीज सेक्टर्स हमारे को मिल रहा है, और यही हम अभी अपनी एक हेल्दी ऑर्डर बुक्स इन यूरोप और इन यूएस देख भी रहे हैं। ये तो ऑर्डर बुक की बात हुई यूरोप से, यूएस से। एक और वन लास्ट क्वेश्चन मिस्टर पोद्दार, क्योंकि आपके एनालिस्ट डे पे एक स्पेसिफिकली एक बात और जो निकल कर आई वो ये थी कि कंपनी बहुत फोकस करेगी इनोवेशन पर और मर्जर एंड एक्विजिशन पे, सो दैट दे कैन बी द बिगेस्ट ड्राइवर्स फॉर ग्रोथ। किस तरह की M&A अपॉर्चुनिटी आप एक्सप्लोर कर रहे हैं इस समय? सो ग्लोबल लीडर होने के नाते एक जिम्मेवारी बनती है कि आप टेक्नोलॉजिकली इकोसिस्टम को बेटर प्रोडक्ट्स और एफिशिएंट प्रोडक्ट्स दे सकें। सो आप देखेंगे, जस्ट टू इफ यू लुक बैक इनटू द हिस्ट्री, सो आप नॉर्मैक की बात करें, आप इंटरसील की बात करें, आप मवाक की बात करें, और अभी जो लेटेस्ट हाइड्रो एयर जो इटली के अंदर एक्विजिशन किया, ये छोटे छोटे टेक्नोलॉजिकल मार्वल्स थे जो कि स्केल अप नहीं कर पा रहे थे, एंड सडनली एज दे grow into Fodler platform, they get a ग्लोबल लैंडस्केप मिल जाता है उनको उस टेक्नोलॉजी को एक्सप्लॉइट करके पूरे ग्लोबल लैंडस्केप पे एक्सपैंड करने का, एंड वही हमारा स्ट्रैटेजी रहेगा आगे जाके भी। कुछ एक नुएंसेस जो हम प्रॉब्लम्स इकोसिस्टम का सॉल्व कर सकें इन एरियाज में, इन द फील्ड ऑफ केमिकल्स एंड फार्मा एंड रिलेटेड इंडस्ट्रीज, तो वो हमारा फोकस एरिया रहेगा, जहां पे कि हम एक छोटा बिजनेस लें और उसको हम स्केल अप कर सकें विद द फॉडलर ब्रांड एंड विद द फॉडलर फुटप्रिंट। राइट, तो चाइना प्लस वन थीम तो है ही, यूरोप प्लस वन थीम भी एक बड़ी थीम है और आपके स्पेस को, आपकी इस कंपनी को इम्पैक्ट भी यहाँ से मिलता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर पोद्दार आज समय देने के लिए और ये सारे सवालों के जवाब, ये सारे इंसाइट्स हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
चलिए, तो जीएमएम फॉडलर के आपने मैनेजमेंट की बात सुनी, सीएफओ हमसे जुड़े हुए थे, तमाम बात बता रहे थे, वो ग्रोथ प्लान्स डिस्कस कर रहे थे और साथ ही बता रहे थे कि किस तरह का ग्रोथ मोमेंटम और क्या मार्जिन को लेकर जो गाइडेंस दिया वो कब तक अचीव कर पाएंगे। लेकिन इस बीच में एक फंडामेंटल नजरिया भी ले लेते हैं। हमारे साथ आस्था जैन है फोन लाइन पर बताने के लिए अपना व्यू। आस्था, गुड आफ्टरनून। आपने अगर ये सारी कमेंट्री सुनी हो, बहुत ही हाई कन्विक्शन कमेंट्री, मैनेजमेंट जो एनालिस्ट डे से उनकी जो मैनेजमेंट कमेंट्री निकल के आई, मार्जिन गाइडेंस को लेकर वो जितने बुलिश हैं, साथ ही ऑर्डर बुक में उन्हें किसी तरह की कोई स्लो डाउन ज़्यादा नहीं दिख रहा है, इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं दिख रहा है, जिस तरह से रिसेशन के फियर्स बड़े हेडविंड्स है फॉर यूरोप और यूएस और कैपेक्स को लेकर, ये तमाम सारी बातें जो आपने सुनी, आपका क्या व्यू बन रहा है स्टॉक पर? देखिए, व्यू पॉजिटिव है। सबसे पहले कंपनी ने जो नतीजे पेश किए थे बेहद शानदार नतीजे थे जो क्वार्टर गॉन बाय था उसमें। दूसरी तरफ देखें तो ऑर्डर बैकलॉग काफी ज्यादा स्ट्रांग है कंपनी का, और किसी भी कंपनी में अगर ऑर्डर बैकलॉग अच्छा होता है तो वो उसकी रेवेन्यू विजिबिलिटी की तरफ इशारा करता है, क्योंकि जहां तक देखा जाए 2100 करोड़ के ऑर्डर बैकलॉग कंपनी के पास है और उससे ज्यादा ही है, तो आने वाले 2 क्वार्टर के लिए बहुत बढ़िया रेवेन्यू विजिबिलिटी कंपनी की रहेगी। उसके अलावा भी लगातार ऑर्डर कंपनी को मिल रहे हैं, प्लस कंपनी ने कुछ एक्विजिशंस भी किए हैं। सो ऑल इन ऑल मुझे लगता है कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग काउंटर है और इसीलिए इसमें निवेश अगर किया हुआ है किसी ने तो निवेशित रहने की सलाह है। 2300 के लक्ष्य के लिए मैं इस काउंटर में नए निवेश करने की भी सलाह दूंगी, और अगर लिया हुआ है तो उसमें होल्ड करने की भी सलाह रहेगी। जीएमएम फॉडलर, ये काउंटर काफ़ी फैंसी काउंटर था ट्रेडर्स के लिए, इसमें बहुत इंटरेस्ट भी था। अब फिर से फंड्स का एक इंटरेस्ट रिन्यूड हुआ है जब से ये एनालिस्ट डे के बाद एक कमेंट्री निकल कर आई, और आस्था को भी यहाँ से 2300 तक के लेवल बताया आपने। आस्था, मेरा थोड़ा सा मीडियम टर्म का टारगेट है। हाँ। तो 3 से 6 महीने के नजरिए के लिए अगर रखा तो 2300 तक के लेवल हमें ये काउंटर दिखा सकता है। ठीक है, यहाँ से 400 रुपये ऊपर, लेकिन आपको 3 से 6 महीने इस काउंटर को होल्ड करना होगा। शुक्रिया आस्था, आज समय देने के लिए और अपना व्यू हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, तो कॉर्पोरेट कनेक्शन में तो हमने एक बड़े कॉर्पोरेट से बात की, आपको व्यू दिलवाया, और एक बहुत ही चुन के कंपनी हम लेकर आते हैं, सारे एस्पेक्ट्स आपके सामने भी पुट इट ऑन द टेबल और साथ ही फंडामेंटल नजरिया पे आपको शेयर करते हैं। लेकिन इस